हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर अकाउंट्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमारे अकाउंट्स में जो टॉपिक चल रहा था जीएसटी एंड टीडीएस, तो इसमें हमने इसका एक इंट्रो का पार्ट है वो डिस्कस कर लिया है। अभी इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने लास्ट डिस्कस इसकी वैल्यू एडिशन कर ली थी, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कर लिया था, और अब आ जाते हैं जीएसटी के रेट्स के ऊपर। अब देखिए, जीएसटी के जो रेट्स हैं बेसिकली जो प्री डिफाइंड है, ये हमारे 0 से लेके 28 तक जाते हैं। तो इसमें देखिए 0% रेट्स, जिसमें क्या क्या आता है, ऑन असेंशियल आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, जो एक नेचर से जिनका ओरिजिन होता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। जो आपकी प्रोसेस्ड में आती हैं वहां से आपका जीएसटी लगना स्टार्ट होता है। तो जैसे अभी आप लोग सब्जी मार्केट जाते हैं या वैसे कन्फेक्शनरी शॉप पे जाते हैं, तो प्रोसेस्ड आइटम्स विल बी टैक्सेबल। बट अगर आप जैसे वेजिटेबल्स हैं, जो चीजें आप फ्रेश ले रहे हैं, ओके, खेतों से आ रहा है डायरेक्ट, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो इनके ऊपर जीएसटी जो है वो नहीं है, जो दैट मीन्स ऑन असेंशियल आइटम्स। उसके बाद एक इसकी जो रेट ऑफ लिस्ट है, दैट आई विल सेंड यू इन योर गूगल क्लासरूम, जिसमें आपको कंप्लीट दैट 1000 से भी ज़्यादा, 5000 प्रोडक्ट्स से भी ज़्यादा की जो लिस्ट है वो विद जीएसटी रेट्स आपको गूगल क्लासरूम में हम लोग भेजेंगे। तो आप हार्टरन के स्टूडेंट्स उन्हें देख सकते हैं। और नेक्स्ट है 5% आइटम्स ऑन मास कंजम्पशन, एंड फिर आते हैं 12%, 18%, ये आती है स्टैंडर्ड रेट्स कवरिंग मोस्ट मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स एंड सर्विसेज। जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स और सर्विसेज हैं उनके ऊपर ये लगता है। इसकी रेट ऑफ लिस्ट हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अभी जीएसटी जो रेट्स हैं वो कितने हो गए? 0%, 5%, 12% एंड 18%, और एक आता है अपने पास 28%। ओके, अब 0% की कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, बट स्टिल इफ यू आर डीलिंग इन दैट आइटम, यू जस्ट नीड टू एंटर, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई एंड इनफैक्ट मेंशन ऑल्सो, कि आपको उसमें मेंशन भी करके चलना है। अगर आप 0% जीएसटी रेट्स में डील कर रहे हैं, देन यू जस्ट नीड टू मेंशन दैट इट्स अ 0%। क्योंकि नील होना या एग्जम्प्टेड होना, कि जैसे एक आइटम है, इफ इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उसके ऊपर लगता ही नहीं है, ओके, तो दैट इज टैक्स फ्री, वो बात अलग है। लेकिन एक आइटम जिसके ऊपर 0% है, वो बात अलग होती है। ठीक है, 0% अलग है, उस टैक्स से फ्री होना या एग्जम्प्टेड होना बात अलग है। चलिए आगे आते हैं। इसका ये जो सर्कल है, ये प्रोसेस है, ये कैसे चलता है? अभी जैसे हमारे पास देखो, स्टेट 1, स्टेट 2 एंड इट्स यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, एंड दैट मीन्स इसको हम एक डिस्कस करेंगे कि जिसका एक अपना ही प्रोटोकॉल, अपना ही रूल होता है। ओके, तो उसके लिए हम यूटीजीएसटी यूज करते हैं, उसमें एसजीएसटी नहीं लगता। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे दैट व्हाट डज दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर। क्योंकि अभी हम इसके ऊपर हैं, तो पहले इसी को ही हम सारा कवर करके डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज फॉरेन टेरिटरी। तो अगर स्टेट 1 से स्टेट 2 में डील हो रही है, तो आपका क्या लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और अगर स्टेट 1 की विद इन स्टेट डील हो रही है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसी तरह से किसी भी स्टेट में, स्टेट 2 में भी ऐसी है, अगर उस स्टेट की विद इन डीलिंग चल रही है सेल परचेज की, तो उसके ऊपर आप लगाते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और उसके बाद अगर इन दो का आपस में डील हो रहा है, स्टेट 2 का यूनियन टेरिटरी के साथ, तो उस पर भी आपने आईजीएसटी लगाना है। बिकॉज हम किस चीज की बात कर रहे हैं, कि अगर आप इंटर स्टेट डील करेंगे तो आईजीएसटी इज मस्ट। ऐसे ही अगर इसका इसमें हो रहा है, यू कैन सी द फिगर, दिस डायग्राम। अगर एक स्टेट का दूसरी स्टेट में मूवमेंट हो रहा है, इनफैक्ट फॉरेन टेरिटरी की भी हम बात करें, तो इसमें भी जो डील है वो आईजीएसटी में ही जाएगा। लेकिन अपनी स्टेट के अंदर अंदर जो डील आ रहा है,
तो उसमें CGST और UTGST लगेगा, यूनियन टेरिटरी। इसमें जैसे ये जो राजधानी होती है जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, तो ये हमारे इनकी तरह नहीं आती है, जैसे हरियाणा पंजाब हो गया, तो इसका अपना लेजिस्लेचर होता है, तो इसमें इनको हम यूनियन टेरिटरी में काउंट करते हैं। लेटर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें UTGST लगता है। ओके, और नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। अभी जो हमारे पुराने थे इनडायरेक्ट टैक्स, पुराने टैक्स जिनको हमने रिप्लेस करके अभी जो नया लिया है, जो GST हमने अभी ऑप्ट किया है, तो उसमें कौन कौन से टैक्सेस को हमने रिप्लेस किया था? देवर सेंट्रल टैक्स में कौन से आते हैं और स्टेट टैक्स में कौन से आते हैं? सी, पहले जो हमारा इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर था, जो टैक्स कैलकुलेशन वे था, that was quite typical, that was hard to calculate, वो बहुत उलझा हुआ था। तो जिसमें क्या क्या थे, हमें हर एक चीज के लिए आप किसी भी तरह की डील कर रहे हैं, सेल परचेज, इंटरस्टेट सेल परचेज, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड रॉ मटेरियल का, एंड मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी, स्टेशनरी, तो बहुत सारी चीजें स्कैटर्ड थी जिनके ऊपर आपका जो टैक्स है वो भी अलग अलग तरह से अलग अलग अप्लाई करना होता था। ओके, तो वो बहुत हार्ड। अब जिसमें कौन कौन से आते थे, अगर सेंट्रल की हम बात करें, सेंट्रल यानी कि आपका स्टेट से बाहर की, तो उसमें कौन कौन से टैक्स काउंट होते थे? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर इट्स अ मेडिकल एक्ट, एंड additional duties of customs, service tax, service charge and cesses, एंड स्टेट में आते थे वैट है, सेल्स टैक्स पहले इस नाम से था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड सरचार्ज एंड सेसेस। ओके, तो इन सबको रिप्लेस करके हमारा जो है एक टैक्स बना, दैट इज GST। अब नेक्स्ट आ जाते हैं GST में, इसके बेनिफिट्स क्या हैं GST के? रिडक्शन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट एंड ओवरऑल रिडक्शन इन प्राइसेस, कॉमन नेशनल मार्केट, बेनिफिट्स टू स्मॉल टैक्स पेयर्स, सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम एंड रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस एंड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, exports to be zero rated and protection of domestic industry IGST। तो ओवरऑल आप देखें इसका जो बाकी के टैक्सेस थे उसके कंपैरिजन में इट्स रियली हेल्पफुल। बहुत ही एक इसमें एडवांटेजेस इसके जो हैं एज कम्पेयर टू वैट एंड CST बहुत हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो कैसे कम हो जाता है कि आपको हर एक स्टेज पे अलग अलग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि कस्टमर के पास फिर जो वो गुड्स जाती हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड होके जाती हैं, वो उसको बहुत महंगी पड़ जाती हैं, क्योंकि हर स्टेज पे टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ती है। और प्राइसेस की रिडक्शन ऑटोमेटिक हो जाती है, बिकॉज जब एक प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग से लेके आगे रिटेलर तक जाता है, तो उसमें जो है उस पार्टी अगर एक बार उसके ऊपर GST पे हो गया, उसके ऊपर दोबारा नहीं अप्लाई होगा। उसके ऊपर दोबारा अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाता है, तो वो री अटेम्पटेशन ऑफ दैट टैक्स डजंट हैपन। जब आप GST कैलकुलेशन में आते हैं, वन टाइम टैक्स विल बी डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट in all the cases, whether we are talking about manufacturing, retailing or to the consumer, one time one tax and one nation की हम बात करें, that means कि पूरे नेशन का ही एक टैक्स हो गया। पहले क्योंकि लोकल अलग है, इंटर अलग है, डोमेस्टिक का अलग है, और अपना आपका फॉरेन वाला अलग है क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर अलग, तो सारा कुछ पहले आपका बिखरा हुआ था। अभी वन नेशन वन टैक्स यानी कि सिंपल वन टैक्स इज टू बी कैलकुलेटेड, और उसमें जो रेट ऑफ परसेंटेज है, रेट ऑफ परसेंटेज भी अब कॉमन सी कितनी है, 5, 12, 18 और 28। you will just have to move on these 4 stages of GST tax rates instead of पहले हर एक को अलग 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 आपको ढूंढने पड़ते थे। okay, so that is one nation one tax and very easy to apply, easy to calculate. Next we talk about what are the HSN codes under GST. Okay, HSN codes basically क्या होते हैं? It's a harmonized system of nomenclature which was developed by its world custom organization with the vision of classifying goods all over the world in a systematic manner. HSN codes, 6-digit uniform code
that classifies 5,000 plus product. I or earlier discussed about this, that there are 5,000 plus products which has been categorized into GST tax chart that we will discuss later, and I will send you this tax chart in your Google Classroom as well. So basically these 5,000 plus products और एंड विच इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, अब इनको क्या किया हुआ है, एक HSN कोड प्रोवाइड किया हुआ है, बिकॉज एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है उसमें कि जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ओके तो हर एक प्रोडक्ट का इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर देन इट इज बीइंग प्रोवाइडेड अ 6 डिजिट कोड जस्ट फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। तो जैसे एक प्रोडक्ट का कोड होता है, जैसे आपके रोल नंबर होते हैं क्लास में, एम्प्लॉयज नंबर होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि जब आप इसके टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपके जो कोड वाइज जो उठाएगा वो आपका उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है, उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। ओके, क्लोथ्स का हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, तो हर एक आइटम जिसका हम चार्ट डिस्कस करेंगे उनको 6 डिजिट का एक HSN कोड प्रोवाइड किया जाता है, जो उसको एक क्लासीफाई करता है सिस्टमेटिक मैनर में, उसको आइडेंटिफाई, उसको समझने के लिए, उसको पहचानने के लिए। फाइन, तो ये डालना जरूरी होता है। अभी आपको मैंने GST कैलकुलेशन इन टैली का लिंक अभी सेंड नहीं किया, मुझे ये था कि पहले मैं आपसे GST TDS इनको थ्योरेटिकल डिस्कस कर लूँगी, फिर इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसका जो हमारा यूट्यूब का लिंक है दैट आई विल सेंड यू इन गूगल क्लासरूम, क्योंकि जब आपको उसमें पता होगा ना कि हमने लोकल सेल परचेज कैसे करना है, इंटर स्टेट सेल परचेज कैसे करना है, तो और उसमें हमने कैसे डिटेल्स डालनी है HSN कोड्स की, तो पहले अगर हमें उससे पता हो तो फिर टैली में प्रैक्टिकल करना बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। अगर आपको मैं वन टाइम में प्रैक्टिकल भेज दूंगी फिर आपको थ्योरी बाद में समझने में दिक्कत आती है। तो अभी जैसे आपका गूगल क्लासरूम में हमारे प्री डिफाइंड कोर्स सेंटर्स तक चल रहे हैं, मैंने आपको इसीलिए GST के लिंक अभी नहीं भेजे, क्योंकि पहले आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जैसे HSN कोड्स की हमने डिटेल देखी, उसके बाद इनकी जो फीडिंग्स है, जब आप टैली का ट्यूटोरियल देखेंगे उसमें मैंने फीडिंग की हुई है HSN कोड्स के साथ। जब आप GST की टैक्स रिपोर्ट बनाएंगे तो वो पूरी डिटेल के साथ बनती है, एंड इट्स मैंडेटरी टू फीड HSN कोड्स, parties GST number, its proper address with pin code, तो these things are basically mandatory, और ये सारी लिंक्ड करती हैं हमारी उस रिपोर्ट में। चलिए, अभी इसी में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है TDS का। अभी TDS बेसिकली क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि एक पर्टिकुलर सोर्स से इफ यू जनरेट एनी इनकम, तो अगर वो इनकम हमारी एक स्पेसिफाइड इनकम टैक्स स्लैब रेट से अबव जाती है, देन यू आर एलिजिबल टू पे TDS टू गवर्नमेंट। अभी देखिए इसमें क्या है, TDS इज और tax deducted at source is income tax. Income tax reduced from money paid at the time of making specified payments such as rent, commission, professional fees, salary, interest, etc. by the persons making such payments. अभी इसका एक आपने वर्ड इसमें देखा, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज इनकम टैक्स रिड्यूस फ्रॉम द मनी पेड। दैट मीन्स जब आप अपने इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहे होते हैं तो TDS is basically what it is, a method of collecting your income tax. Apart from your income tax, TDS is a basically way of calculating, यानी कि अगर आप अपने इनकम टैक्स अलग से पे कर रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो हैव मेड द पेमेंट्स ऑफ TDS फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स। सोर्स की हम बात करें कि एक तो आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, आपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी एनुअल इनकम देखी जो आपकी स्लैब रेट से ज्यादा बन रही है, वो स्लैब रेट हमारा नीचे आएगा, अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन अपने बिजनेस के अलावा इफ यू आर गेटिंग इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स, जस्ट बिकॉज आपको किसी बिल्डिंग का रेंट आ रहा है, या आप एक कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं, और अगर आपका कुछ लॉटरी वगैरह भी लगता है, या अगर आपको कोई प्रोफेशनल फीस मिल रही है, सैलरीज की भी अगर हम बात करें, अभी जैसे सैलरीज हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि जिनकी 1-1 लाख मंथ की सैलरी है, 5-5 लाख है, तो उनका TDS वो उनको पूरी नहीं मिलती है। वो जो सैलरीज हैं वो इनकम टैक्स स्लैब में पहले पुट की जाती हैं कि इतने जो टैक्स स्लैब वाला बंदा है उसकी इतनी इनकम एग्जम्प्ट है, उसके बाद वो टैक्सेबल रहेगी।
तो जिनकी हमारे उस स्लैब से क्रॉस करती है वो एनुअल इनकम विल बी टैक्सेबल, तो तब उसमें से टीडीएस काटा जाता है। अब एक तो इनकम टैक्स वो हो गया, और टीडीएस क्या होगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, अभी जैसे हमारे दो तरह के टैक्स होते हैं, टैक्स इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन से आते हैं, एक तो आता है आपका टीडीएस, ओके, और एक आता है इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया, पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, अब इनडायरेक्ट टैक्स में इट इज ओनली वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। तो इसमें जब आपको किसी अदर सोर्स से इनकम जनरेट हो रही है और वो हमारे स्लैब रेट को क्रॉस कर रहा है, तब आपको उसके ऊपर टीडीएस काट के फिर उस पार्टी को पे करना है, देन यू विल बी द डिडक्टर एंड दैट पार्टी एंड यू नीड टू डिपॉजिट द टीडीएस अमाउंट टू गवर्नमेंट। अब इसमें नेक्स्ट कोई पार्ट आ रहा है, usually the person receiving income is liable to pay income tax, but the government with the help of tax deducted at source provisions make sure that income tax is deducted in advance from the payments being made by you, and the recipient of income tax receive the net amount, that means after deducting TDS the recipient will add the gross amount to his income and amount of TDS is adjusted against the final tax liability. The recipient takes the credit of that amount already deducted and paid on his behalf. अभी इसमें वो पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर तो बंदा अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, ओके, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और उसने किसी पार्ट में टीडीएस पे किया हुआ है, तो उसकी उसको वहां पे डिडक्शन मिल जाती है क्योंकि ऑलरेडी आपने पे कर दिया है दैट इनकम टैक्स, ओके। और जिस पर्सन की इनकम है बेसिकली उसको ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होता है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें एक एग्जांपल लिया हुआ है अपने पास टीडीएस का। ठीक, ये वो एग्जांपल है जिसको मैंने टैली के ट्यूटोरियल में प्रैक्टिकली भी करके बताया हुआ है कि टीडीएस काटने के बाद गवर्नमेंट के पास आप कैसे डिपॉजिट करवाते हैं और पार्टी की पेमेंट आफ्टर टीडीएस कैसे होती है। ठीक है, अब चलिए, स्वाति प्राइवेट लिमिटेड मेक अ पेमेंट फॉर ऑफिस रेंट ऑफ ₹80,000 per month to the owner of property and TDS is required to be deducted at 10%, and Swati Private Limited must deduct the TDS of ₹8,000 and pay the balance ₹72,000 to the owner of the property. पहले इतना पार्ट देखते हैं इसका, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ही आपका जो है वो सोल्यूशन है। इट्स नॉट अ प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर, इट्स बेसिकली एग्जांपल। तो इसमें क्या था, पार्टी अगर 80,000 ऑफिस रेंट पे कर रही है पर मंथ, ओके, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी को, तो 10% का टीडीएस कटेगा। इसको एनुअल बेस पे आप लेके देखें 8 लाख बनता है, ओके, क्योंकि 80,000 पर मंथ है, तो 10% कटेगा। अगर उसके पास पैन नंबर भी होगा, अगर उसके पास वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो 20% आपका जो है वो टीडीएस कटता है, ओके। तो अब जब हम अपने प्रॉपर्टी के ओनर को जो पेमेंट देंगे वो कितनी देंगे पर मंथ की, 72,000, 10% का टीडीएस काट के, क्योंकि जो उसकी स्पेसिफाइड इनकम है दैट इज क्रॉसिंग द इनकम टैक्स स्लैब रेट, ओके। और इनकम टैक्स जो स्लैब रेट्स हैं वो हर साल बदलती हैं। फाइनेंशियल ईयर जब हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, तो एवरी ईयर दैट टैक्स स्लैब रेट्स चेंजेस, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये लगता है। तो टैक्स की जब भी आप स्टडी करेंगे आपको हर साल एक जैसा नहीं मिलेगा, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपके आते रहते हैं। ये विद इन ईयर भी स्लाइटली चेंजेस आते हैं, बट ह्यूज चेंजेस जो है वो आपके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर आते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में अपने पास क्या है, thus the recipient of income, that is the owner of property in the above case, receives the net amount of ₹72,000 after deduction of tax at source. He will add gross amount, that is 80,000, to his income and can take the credit of the amount already
deducted, that is 8,000 by the company against his final liability. तो ये वही पॉइंट आ रहा है कि जो 72,000 है वो डिडक्शन के बाद हम उसको देंगे और जो 80,000 है वो उसकी ग्रोस इनकम में ऐड होगा। और डिडक्ट कितना होगा टीडीएस 80,000 का? 10% इज 8,000। चलिए नेक्स्ट इज when should TDS be deducted and by whom? अब TDS हमारा कब डिडक्ट किया जाता है और कौन करता है, थ्रू किसके होता है? Any person making specified payments mentioned under the Income Tax Act are required to deduct TDS at the time of making such specified payment, but no TDS has to deduct it if the person making the payment is an individual or HUF. HUF stands for Hindu Undivided Family, whose books are not required to be audited. ये last line इसमें बहुत important है, that is which whose books are not required to be audited. अब देखिए किसका इनकम टैक्स जो टीडीएस है या इनकम टैक्स किसका डिडक्ट होता है? अभी देखिए जो ऑक्यूपेशन में है, जिनका एक स्मॉल स्केल बिजनेस है, अब उनकी इनकम इतनी नहीं होती, अब हर बंदा तो टीडीएस गवर्नमेंट को पे नहीं करता जाएगा। तो जिनके अकाउंट्स हैं बिजनेस में, बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, और उनके अकाउंट्स यानी कि बुक्स, इफ यू आर using this word books, that means we are talking about the company's accounts. If their accounts are being audited by chartered accountant and they are the person who are eligible to pay the TDS, क्योंकि जो उनकी इनकम है वो उसका उस स्लैब रेट को क्रॉस करती हैं। अब क्योंकि देखो बड़ी कॉमन सी बात है, आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें। अगर आपका एक स्मॉल स्केल बिजनेस है, आप उसमें डेली ऐसे डीलिंग कर रहे हैं, आपके 2-3 क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने स्टॉक लेना होता है और डेटर्स को सेल करना होता है। डेटर्स में आपके डेली के कस्टमर जो हैं वो बंधे हुए हैं। ओके, किसी भी ऑक्यूपेशन का लगा लो, कन्फेक्शनरी लगा लो, किराना स्टोर लगा लो, स्वीट्स का लगा लो, जो छोटे स्केल पे हैं। अब आपने कभी देखा है कि अगर आप मिठाई लेने जा रहे हो तो अगर आपने परचेज की, आपने जितना लिया और वो आपके लेजर अकाउंट में लिख रहा है या सॉफ्टवेयर में डाल रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। या अगर आप किराना लेने जा रहे हो 5-10 रुपए, 15 रुपए या 100 रुपीज तक का भी, अगर आपने कुछ लिया, आप उसका बिल लेते हो या फिर उसकी कोई रिसीविंग होती है या फटाफट वो लिखता है अपने पास। क्या आपने उसके ऊपर देखा कि अगर आपने 100 रुपीज की चीज ली और उसके ऊपर आपको पता हो मैंने इसके ऊपर इतना जीएसटी दिया है या इसके ऊपर इतना टैक्स है? नहीं। जो आपकी डेली कंज्यूमेबल गुड्स होती हैं उसके ऊपर लिखा होता है दैट इट इज इंक्लूसिव ऑल रेट्स एंड टैक्सेस, जस्ट बिकॉज उनका जो पर्सन का इनकम लेवल होता है वो इनकम टैक्स स्लैब से नीचे होता है, तो उनको अपने अकाउंट्स यानी बुक्स लिखने की नीड नहीं पड़ती। जब उनका जो बिजनेस है ऑक्यूपेशन, इफ इट गेट्स एनलार्ज, जब वो एक्सटेंड करते हैं अपने बिजनेस को, बड़ा करते हैं, तो उसमें ऐड ऑन होता जाता है। तो जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाती है, उसके क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, उसके डेटर्स बढ़ रहे हैं, उसकी डीलिंग इतनी वास्ट हो रही है। ओके, अभी जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनका उनकी डीलिंग बहुत वास्ट लेवल पे होती है, मॉल्स की डीलिंग बहुत वास्ट लेवल पे होती है। उनको क्या करते हैं, अब आपने देखा होगा कि जब आप जॉब वगैरह के लिए भी देखते होंगे ना, ये छोटी मोटी जो शॉप्स होती हैं इनके ऊपर थोड़ी ना अकाउंटेंट्स की नीड पड़ती है। अकाउंटेंट्स की भी अगर मैं बात ना करूँ, खाली बुक्स मेंटेन करने की, अकाउंटेंट अलग है, क्लर्क अलग है, जो खाली बुक्स लिख रहे होते हैं वो अलग होते हैं पर्सन, तो उनमें नहीं नीड पड़ती। आप वहीं पे अप्लाई करेंगे। अब जैसे मॉल्स हैं, शोरूम्स हैं, ओके, इनमें एक पर्सन अलग से होता है जो सॉफ्टवेयर चला रहा होता है, बिलिंग कर रहा होता है, उनकी रिकॉर्ड सारे मेंटेन कर रहा होता है, क्योंकि वो पर्सन जिनकी बुक्स लिखी जाती हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। ओके, जो स्मॉल स्केल के होते हैं जिनका जो अमाउंट है वो इनकम टैक्स स्लैब से नीचे जाता है, वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, उनका नहीं बनता। इसीलिए आप लोग जो छोटी मोटी चीजें खरीदते हैं उनके लेजर अकाउंट्स नहीं बनते। तो जिनकी बुक्स जो हैं, अभी जो लास्ट लाइन हमने की थी, अगर वो ऑडिटेड हो रही हैं, ऑडिट हो रहा है उनका, यानी लार्ज स्केल पे अगर वो बिजनेस चल रहा है, दैट मीन्स उनका दे आर एलिजिबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट, और उनका इनकम जो इनकम है वो बेसिकली क्रॉस कर रहा है। Next point is
हु इज मैंडेटरीली सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट। अब टैक्स ऑडिट किसके होते हैं, ये वो पैराग्राफ है जिसको भी हमने डिस्कस किया था, बट इसको हम एग्जैक्ट विद द मॉनिटरी टर्म करते हैं। A taxpayer is required to have a tax audit carried out if the sales turnover or gross receipt of business exceed rupees 1 crore in the financial year, and if any taxpayer who is required to get the tax audit done but fails to do so, and the least of the following may be levied. Wait. एज अ पेनल्टी। अभी इसमें क्या था कि जिसका फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका जो टर्नओवर है या उसकी जो रिसीविंग्स है अगर वो 1 करोड़ से अबव जाती हैं, तो उस वो पर्सन की बुक्स क्या होंगी या टैक्स अकाउंट्स क्या होंगे, दैट विल बी ऑडिटेड। लेकिन अगर टैक्स पेयर हु इज रिक्वायर्ड टू गेट द टैक्स ऑडिट, जिसको करवाने थे लेकिन उसने नहीं करवाए, ओके, अब उसका इनकम बनता है 1 करोड़ से ऊपर, ना उसने बुक्स लिखी हैं बट ऑडिटिंग में नहीं आया, एंड इट्स ऑडिट डन बट फेल्स टू डू सो, तो इन दोनों में से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एज अ पेनल्टी उसको क्या पड़ेगी। फर्स्ट, 0.5% ऑफ टोटल सेल्स या टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट्स, जितनी उसकी सेल है अगर या तो उसका 0.5%, सेकेंड पॉइंट इज ₹1,50,000, इन दोनों में से जो कम है वो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब सपोज कीजिए अगर उसने टोटल एसेट्स, सॉरी इट्स नॉट अ टोटल एसेट्स, अगर अपने उसने टोटल सेल्स का 0.5% कैलकुलेट करा, अगर वो 1.5 लाख से कम आया, ओके, यानी 70,000 आ गया, तो दोनों में से कम क्या हुआ, 70,000, तो अपने अकाउंट्स को ऑडिट ना करने की जो पेनल्टी है वो गवर्नमेंट को कितनी देगा, 70,000, बिकॉज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन उसकी ग्रोस रिसिप्ट ही इतनी है, लैक्स में जा रही है, ओके, करोड़ में जा रही है, तो मान लीजिए 0.5% उसका कितना आया, दैट कम्स टू 2 लाख, तो वो 1,50,000 देगा। However, in case of rent payments made by individual and Hindu undivided family exceeding rupees 50,000 per month are required to deduct TDS at 5%, even if the individual or Hindu undivided family is not liable to tax audit. ये liable नहीं होते हैं tax audit करने के लिए, but in case of only rent payments जो एक individual दे रहा है और अगर उसकी limit जो है वो 50,000 से ऊपर जा रही है, तब उसको कितना देना है, 5%। Your employer deducts TDS at the income tax slab it's applicable. Bank deduct कितना TDS, it's 10%, and they may deduct 20% if you don't have PAN information. ये पॉइंट हमने अर्लियर डिस्कस किया था, अगर आपके पास पैन नहीं है तो 20% होता है। एंड योर लास्ट सेगमेंट इज इफ यू सबमिट इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स to your employer and your total taxable income is below the taxable limit, then you do not have to pay any tax, and therefore TDS should be deducted on your income. So you can submit the form 15G and form 15H to the bank if your total income is below the taxable limit, so that they don't deduct TDS on your interest income. इसमें पॉइंट क्या था कि अगर आप इनसे बचना चाहते हैं, टीडीएस आपने नहीं पे करना, फाइन, तो एक लाइन क्या आई थी इसमें, दैट यू नीड टू सबमिट योर इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स टू ईदर अ बैंक और योर एम्प्लॉयर। अगर आपका बैंक में भी अमाउंट इतना जा रहा है, ओके, और आपका उधर से तो टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा अगर आपका ओवर द लिमिट जा रहा है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ यानी कि आपने अपना पैसा कहाँ कहाँ लगाया है उसका एविडेंस उसका रिटर्न में बैंक को देना होता है, या फिर जहाँ पे आपकी सैलरी जहाँ से मिल रही है, एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा है, ओके, तो कंपनी में भी आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स उनको दिखाएंगे, क्योंकि जब आपकी एनुअल इनकम टैक्स जब रिपोर्ट जनरेट होती है तब उसके साथ ही एविडेंस और प्रूफ्स लगते हैं कि आपने अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है, लाइक आपने लाइफ इंश्योरेंस में किया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है, या किसी तरह का आपने लोन ले रखा है लेकिन आपने चैरिटेबल ट्रस्ट में दिया हुआ है, आपने वो पैसा कहाँ कहाँ लगाया है, सो दैट कि आप टैक्स से बच जाएं, ओके। तो उसके अगर आपने ये सब चीजें की होती हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जो रिपोर्ट है अगर आपके पास रिटर्न में है, तब आपको गवर्नमेंट को टीडीएस नहीं देना होता।
नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अगर इसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, सबमिट क्या करते हैं, फॉर्म 15G एंड 15 फॉर्म 15H अपने बैंक को या फिर आपके एम्प्लॉय को। ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग द टीडीएस टू द गवर्नमेंट इज, अब इसमें कौन कौन सी आती हैं जो ड्यू डेट्स हैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाने की। द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मस्ट बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट बाय 7th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। अब हर महीने की 7th ये आती है आपकी टैक्स डिपॉजिट करवाने की जो डेट है। एग्जाम्पल इसमें एक हमें दिया हुआ है बहुत सुलझा हुआ, टीडीएस डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ जून, ओके, मस्ट बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय 7th जुलाई। अगर हमने किसी एक मंथ में टीडीएस जून में हमने डिडक्ट किया तो गवर्नमेंट को हम कब देंगे, वो 7th ऑफ जुलाई को, नेक्स्ट मंथ की। एंड हाउ एवर द टीडीएस डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च इट कैन बी डिपॉजिटेड टिल द 30th ऑफ अप्रैल, क्योंकि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है ना, तो इसमें आपको एक टाइम मिल जाता है। ओके, टीडीएस जो हमने मार्च में डिडक्ट किया है वो हम 30 अप्रैल को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने आज बहुत अच्छे से टीडीएस और जीएसटी के टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। ये मैंने आज इसका सेगमेंट 2 आपको करवाया था, एक पार्ट हम कल डिस्कस कर चुके थे, और इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसकी भी वीडियोस मेरे पास प्रिपेयर्ड हैं। पहले आप थ्योरी इसकी पढ़ लें, फिर मैं इसका प्रैक्टिकल का भी ट्यूटोरियल आपको दे दूंगी। टीडीएस का ट्यूटोरियल आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इन गूगल क्लासरूम, और अगर आपको नीड होती है तो मैं दोबारा उसका लिंक भेज दूंगी। और जो जीएसटी का है वो मैं आपको अब भेजूंगी, पहले आप इसको थ्योरी का पढ़ लो। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस हो गया, और जो इसका प्रैक्टिकल पार्ट है दैट वी हैव डन इन टैली सॉफ्टवेयर। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से करके देखेंगे। थैंक यू।